friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. My name is Bunay शर्मा और जो आज हम स्टैटिक जीके का आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टॉपिक प्रोवाइड करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में चाहे कोई सा भी पेपर हो, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड सारे अपन कवर करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना है तो आप हमारी वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो बनवाना है हमारे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं support@wifistudy.com की पे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि शुरू वाले वीडियो के अंदर हमने सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर अप करे थे और आज हम पहुंचे हैं 10th टॉपिक के ऊपर, जो कि है न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको ये सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। हमने 1 से लेकर 9 टॉपिक तक सारे वीडियो कवर करे हैं और आज हम पहुंचे हैं 10th टॉपिक के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सो जो कि है न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में इसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, कई जगह पे है, रावतबाटा में है, लेकिन उससे रिलेटेड आपकी हिस्ट्री और ये यूज में क्यों लिया जाता है, दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर यूरेनियम है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ओके, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट जो है किसी भी देश के लिए वो होती है एनर्जी। एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से। हर एक देश के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है जो उसके पूरे देश में उसको यूटिलाइज, जिससे पूरे देश में एनर्जी पहुंच जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। या तो आप नॉन रेन्यूएबल एनर्जी यूज करो या फिर आप रेन्यूएबल एनर्जी यूज करो। नॉन रेन्यूएबल का मतलब है या तो आप थर्मल पावर प्लांट लगाओ या फिर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओ। ओके, नॉन रेन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप वापस से यूज नहीं कर सकते। वो सारे सोर्सेज, जैसे कि थर्मल के अंदर 3 तरीके के प्लांट होते हैं। या तो कोल बेस्ड होता है, या फिर गैस बेस्ड होता है, या फिर डीजल बेस्ड होता है। ओके, तो अगर आपने डीजल को काम में ले लिया तो वो डीजल आप वापस काम में नहीं ले सकते हो। अगर आपने कोल काम में ले लिया है तो कोल वहां से खत्म हो चुका है। वैसे ही न्यूक्लियर है, यूरेनियम अगर आपने यूज कर लिया है तो वो ही यूरेनियम वापस यूज नहीं कर सकते आप, वो आपके एनर्जी में प्रोड्यूस हो चुका है। वैसे ही रेन्यूएबल भी होते हैं, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, बायोगैस प्लांट हो गए। ओके, तो ये सारी जो एनर्जीज है, टाइडल एनर्जी हो गई, ये सारी एनर्जीज को आप वापस से यूज कर सकते हो। रेन्यूएबल है ये सब। जैसे विंड आप वापस से यूज कर सकते हो, सोलर की कोई कमी नहीं है। ओके, तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इंडिया में इस वक्त 72% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो थर्मल के थ्रू हो रही है। थर्मल के थ्रू 72% हो रही है। ओके फ्रेंड्स, इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी है वो 3 लाख मेगावाट के आसपास है, जिसमें से जो कि 72% जो थर्मल के थ्रू अपन यूज कर रहे हैं, यानी कि कोल के थ्रू, गैस के थ्रू, डीजल के थ्रू। और जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो अपने 2% के आसपास है, नियर बाय 6980 मेगावाट। ओके, इससे ज्यादा नहीं है, यानी कि 7000 मेगावाट के आसपास ही अपन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी अपनी है इस वक्त, जो कि 2% ही अपनी टोटल का। तो ये जो तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। अब इस सारे टॉपिक में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए पावर प्लांट है, वो है न्यूक्लियर। दुनिया में न्यूक्लियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको यूरेनियम जो इसमें यूज होता है उसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, व्हाइट गोल्ड। तो दुनिया में यूरेनियम को लेके, न्यूक्लियर को लेके बहुत ज्यादा इशू होते हैं। इसकी सेफ्टी को लेके इश्यूज होते हैं। कई सारे ग्रुप बनाए गए हैं, एनएसजी हो गया, एनपीटी हो गया। ओके, आपने सुना होगा इनका नाम पहले भी, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो इसीलिए न्यूक्लियर जो टॉपिक है ये वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
बाकी सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कि थर्मल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टोटल अगर 72% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से हो रही है तो बहुत सारे थर्मल प्लांट हैं। सब जो थर्मल प्लांट है उनको याद करना पॉसिबल नहीं है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिर्फ 7 ही है इंडिया में जो काम कर रहे हैं अभी, इसीलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है और इन पे से क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए हम मेजरली जो देखेंगे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा न्यूक्लियर से रिलेटेड, इसकी पास्ट, इसका फ्यूचर, इसकी हिस्ट्री, कहाँ कहाँ इसको यूज किया गया, कौन कौन से ऑपरेशन है, एक्सपेरिमेंट है जो इसके ऊपर हुए। तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, न्यूक्लियर की हिस्ट्री से अपन स्टार्ट करते हैं। 1954 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसको आप एटॉमिक भी बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, पीएम इसके हेड होते हैं। और उसके बाद बनाया गया एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और बताया गया ये कमीशन क्या करेगा, प्लान करेगा अपनी एटॉमिक एनर्जी को लेके, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को लेके। तो इन्होंने 3 स्टेज एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी बनाई जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो पहला जो स्टेज था उसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसके अंदर आप हैवी वाटर, पानी के थ्रू आप बिजली पैदा करते हैं यूरेनियम यूज करके। ओके, तो इसमें यूरेनियम अपन यूज करते हैं एज ए फ्यूल, ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और इसके अंदर एक प्लूटोनियम 239 भी प्रोड्यूस होता है जो कि एक आपके वेपन बनाने के काम में आता है। प्लूटोनियम 239 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जाता है प्लूटोनियम 239 क्या है। ये एक वेपन ग्रेड मटेरियल है, यानी कि जब आप यूरेनियम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसमें से प्लूटोनियम 239 मिलेगा आपको, जो कि एक वेपन बनाने के भी काम में आता है। सेकेंड स्टेज बताएगी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब क्या है कि ये एक रिएक्टर्स हैं जो कि फास्ट ब्रीडर है, जिसके अंदर फिसाइल मटेरियल यूज होता है। फिसाइल मटेरियल कौन सा होता है, ये वो मटेरियल होता है जिसके अंदर फिजन होता है, चेन रिएक्शन होती है, कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग है न्यूक्लियर फिजन चेन। फिजन का मतलब क्या होता है, एक एटम को आप 2 या 2 से चीजों में तोड़ना, फिजन होता है। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आपने कई चीजों को मिला के कॉम्बिनेशन बनाया है एक। ओके, तो एक एटम से कई सारी चीजें, एनर्जीज क्रिएट हो रही है, चेन रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं फिजन। और ये फिजन किस में होता है, फिसाइल मटेरियल में होता है। ओके, तो इसके अंदर भी यूरेनियम 238 और थोरियम 232 प्रोड्यूस होते हैं, यूज होते हैं इसके अंदर। ये 238 है, ऊपर वाले में 239 है। और वैसे थोरियम बेस्ड रिएक्टर है जो कि रिसेंट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल बहुत ही अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, ये 3rd स्टेज टेक्नोलॉजी है। ओके, थोरियम बेस्ड रिएक्टर, इसमें थोरियम 232 और यूरेनियम 233 यूज होता है। तो ये जो आपको मैं सामने नजर आ रही है, ये इंडिया की एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत थोरियम और यूरेनियम के बारे में बताता हूँ, ये होते क्या है। देखिए, थोरियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है जो कि दुनिया में 4 टाइम ज्यादा मिलता है यूरेनियम से, और इंडिया में इसका लार्जेस्ट रिजर्व है दुनिया के अंदर। 30% दुनिया में जितना थोरियम है उसका माफ कीजिएगा, टोटल जितना दुनिया में थोरियम है उसका 30% थोरियम इंडिया में अवेलेबल है। ओके, और इंडिया के पास, इसीलिए इंडिया इस पर रिसेंट टेक्नोलॉजी, सबसे आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, और इंडिया ने इसके रिसर्च सेंटर भी बना रखे हैं। ये तो हुआ थोरियम। अब करते हैं यूरेनियम की बात। यूरेनियम के जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं दुनिया में, प्रोड्यूस जो करते हैं, वो है कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा रिजर्व जो यूरेनियम का है वो है ऑस्ट्रेलिया के पास में। अपन इन सभी देशों से यूरेनियम लेते हैं अपने काम में लेने के लिए, और भी बहुत सारे देश हैं जिनसे अपन यूरेनियम लेते हैं। और इसके अलावा जो हाईएस्ट न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी है दुनिया में, जो देश सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है वो है यूएस, जो कि 1 लाख मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। और इंडिया बना रहा है इस वक्त 6780 मेगावाट की। देखिए कितनी कम है, अपन सिर्फ कितना कम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जो कि दुनिया में चीपेस्ट सोर्स है। न्यूक्लियर एनर्जी से सबसे चीपेस्ट सोर्स है एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। उसके अलावा ये विंड एनर्जी हुई, थर्मल हुई, ये थोड़े महंगे हैं,
ओके, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ये काफ़ी महंगे हैं। अगर पर मेगावाट या पर किलोवाट देखा जाए तो सबसे चीपेस्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। इसीलिए दुनिया यूरेनियम का इतना यूज़ करना चाहती है, एक दूसरे से लेना चाहती है। ओके, और जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी से कोई देश इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो है फ्रांस। 77% जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्रांस में मिल रही है वो उसमें से 77% न्यूक्लियर के थ्रू मिल रही है। एशिया का और भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगाया गया था वो लगाया गया था अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूके की हेल्प से लगाया गया था 1956 में इंडिया के अंदर। ओके, और इस वक्त इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर न्यूक्लियर का। इंडिया सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया 72% थर्मल से बना रहा है, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक से एनर्जी बना रहा है, उसके बाद रेन्यूएबल रिसोर्सेज और उसके बाद आता है अपना न्यूक्लियर का नंबर। यानी कि इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का न्यूक्लियर एनर्जी। अब अपन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत अपन ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जाना, यूरेनियम और थोरियम के बारे में जाना। अब अपन देखते हैं इंडिया के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पर है। फ्रेंड्स तो 80% जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में, कोई से पेपर आप उठा लो 10 साल के, उसमें यही पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम पूछ दिया जाता है और उसका स्टेट पूछ लिया जाता है कि ये कौन से स्टेट में है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और मेजरली यही आता है। 70 to 80% पॉसिबिलिटी इसी क्वेश्चन की होती है कि आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम दे दिया गया और उसका स्टेट पूछ लिया गया कि कौन से स्टेट के अंदर ये पावर प्लांट है। उसके अलावा जो 20-30% क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है थोड़ा डीप, जैसे कि इंडिया के कोड नेम क्या था जब इंडिया ने 1974 में या 1998 में जो अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, हिरोशिमा नागासाकी पे कौन सी डेट में एटम बम गिरा था, उस एटम बम का नाम क्या था, कौन से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके साथ में कौन से देश ने अपनी हेल्प करी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि पॉसिबिलिटी होती है इस टॉपिक में से आने की, जिसमें से मेजरली सबसे आसान क्वेश्चन जो आता है और जो आता है वो यही आता है कि आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम दे दिया जाएगा और उसके स्टेट के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर उस देश के बारे में पूछ लिया जाएगा जिसने उस न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में अपनी मदद करी है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट से। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। उसके बाद रावतबाटा एटॉमिक पावर प्लांट, ये सबसे ज़्यादा अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टर है वो यहीं पे लगे हुए हैं। ओके, रावतबाटा सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यहीं से ही हो रही है। रावतबाटा एटॉमिक पावर प्लांट राजस्थान, ये कोटा में है, चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया और उसको बनाने में हेल्प करी है कनाडा ने। ओके, रावतबाटा को बनाने में हेल्प करी थी कनाडा ने। थर्ड, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में है। तारापुर ये सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नियर बाय 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर जो मेगावाट कैपेसिटी है वो ही अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तारापुर न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसको यूएसए की हेल्प से बनाया गया था, कोलैबोरेशन ऑफ यूएस की हेल्प से। और ये जो रिएक्टर है ये फुकुशिमा डाइची रिएक्टर के जैसा है, सिमिलर है। फुकुशिमा डाइची रिएक्टर कहाँ पर है? जापान में है। जापान का हुंशु आइलैंड है, वहां पे इस रिएक्टर को लगाया गया था, फुकुशिमा डाइची, जहां पर डिजास्टर भी हुआ था, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था जिसकी रेडिएशन से काफी सारी डेथ हो गई थी। ओके, तो तारापुर किसकी हेल्प से बनाया गया है? यूएसए की हेल्प से बनाया गया है और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। फिर देखें ककरापुर एटॉमिक पावर प्लांट। ककरापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात में है और इसको यूएसएसआर की हेल्प से बनाया गया है। देखिए आने वाले जितने भी होंगे ना, आपको ध्यान रखना है, रावतबाटा कनाडा की हेल्प से, तारापुर यूएसए की हेल्प से। अब आने वाले जो भी होंगे बाकी सारे जो हैं वो सब यूएसएसआर या फिर रशिया, इनकी हेल्प से बनाए गए। तो आप इन दो का याद रख लीजिए, बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे कि रशिया और यूएसएसआर के बनाए गए। ओके, रावतबाटा कनाडा, तारापुर यूएसए। अब देखेंगे कि ककरापुर किसने बनाया? यूएसएसआर की हेल्प से बनाया। कहां पर है? गुजरात में, ककरापुर। कल्पकम तमिलनाडु। कल्पकम पहला ऐसा एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि इंडिजीनियसली बनाया गया है, किसी की हेल्प से नहीं बनाया गया है, सेल्फ बनाया गया है। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कल्पकम बहुत ही फेमस है, आपको नाम ध्यान रखना है, तमिलनाडु में। और इसका दूसरा जो नाम है वह है इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर प्लांट। ओके, इसका जो दूसरा नाम है, टफेस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो यही बन सकता है कि इंदिरा गांधी के एटॉमिक पावर प्लांट का दूसरा नाम बताइए, वो कौन सा है? कल्पकम है। कल्पकम एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर? तमिलनाडु में।
सिक्स देखेंगे कायगा एटॉमिक पावर प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, कायगा एटॉमिक जो पावर प्लांट है ये कर्नाटका में है और इसको कोलैबोरेशन किसने किया था? रशिया के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है। ओके, कर्नाटका, कायगा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है और इसको रशिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया था और यहाँ पे काफी मास प्रोटेस्ट भी हुआ था। जब भी किसी भी साइट के ऊपर प्रोटेस्ट होता है न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट के साइट के ऊपर, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए कायगा एटॉमिक पावर प्लांट कई बार पेपर में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट कुंदाकुलम एटॉमिक पावर प्लांट, ये भी तमिलनाडु में ही है। कोलैबोरेशन ये भी रशिया के साथ में बनाया गया था और यहाँ पे भी मास प्रोटेस्ट हुआ था। तो आपको ये सब ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कायगा कर्नाटका में, कल्पकम भी तमिलनाडु में। कल्पकम एंड कुंदाकुलम दोनों एक जैसे नाम है और दोनों ही तमिलनाडु में। ओके, साथ में ककरापुर गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और सेकंड पे रावत भाटा, और ये सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और फर्स्ट नरोरा यूपी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में है और कौन सी कंट्री के कोलैबोरेशन से है, मैंने आपको ट्रिक बताई अभी याद करने की कोलैबोरेशन वाली। तो आपको ये जरूर याद करना है। और कुछ एक नई साइट से जो कि आइडेंटिफाई की गई है। ओके, कुछ एक साइट से जो कि अभी आइडेंटिफाई की गई है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की, जैसे कि जेतापुर एटॉमिक पावर प्लांट। जेतापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जिसको फ्रांस बनाने में मदद कर रहा है। और यहाँ पे भी काफी मास प्रोटेस्ट हुआ है इस साइट को लेके भी, कि इस साइट की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक आया है और इन्वायरमेंट को काफी लॉस हुआ है। ओके, जेतापुर एटॉमिक प्लांट कहाँ? महाराष्ट्र में। वैसे कोवदा, कोवदा है यूएस की हेल्प से बनाया गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर है कोवदा। मीठी वर्दी गुजरात में है। हाजीपुर, हाजीपुर वेस्ट बंगाल में है और कुंदाकुलम तमिलनाडु में, आपको पता है। तो ये सारी साइट है जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे बना रहे हैं। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? कुंदाकुलम, मीठी वर्दी, हाजीपुर, कोवदा और साथ में जेतापुर। तो ये 5 नाम भी आपको याद करने हैं और ये भी याद करना है कि कौन से स्टेट के अंदर है ये। जैसे कि जेतापुर बताया महाराष्ट्र में, कोवदा आंध्र प्रदेश, मीठी वर्दी गुजरात, हाजीपुर वेस्ट बंगाल और साथ में कुंदाकुलम तमिलनाडु। ओके, यानी कि कुंदाकुलम और हाजीपुर, इन दोनों को तो रशिया कर रहा है और बाकी के जो पीछे की 2 है, ओके, उन दोनों को यूएस कर रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी से जो डिजास्टर हुए हैं वो देखते हैं। सबसे बड़ा दुनिया में जो डिजास्टर हुआ है वो हुआ है सेंडबल डिजास्टर, जो कि यूक्रेन में हुआ था और जो कि यूरोप के वेस्टर्न पार्ट तक भी पहुंच गया था। ओके फ्रेंड्स, जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़ा न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी जो डिजास्टर है वो यही है, सेंडबल। उसके बाद में फुकुशिमा डियाची न्यूक्लियर डिजास्टर है जो कि जापान में है, हुंशु आइलैंड के ऊपर, मैंने अभी आपको बताया था। ओके, तो ये 2 डिजास्टर है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की वजह से हुए और लोगों को काफी नुकसान हुआ, लोगों का और देश का। एक ही बार आज तक दुनिया के इतिहास में हुआ है कि एटम एनर्जी का यूज किया गया है वॉर के अंदर। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया गया है न्यूक्लियर बॉम्ब के तौर पे। ये कहाँ हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ था, जापान के अंदर। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 6 अगस्त 1945 को एक लिटिल बॉय नाम का पहला जो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब डाला गया था उसका नाम रखा गया लिटिल बॉय। और ये बोइंग B-29 से डाला गया जहाँ पे 70,000 से लेके 1.5 लाख लोगों तक की मौत हुई। ओके, सेकंड वाला जो नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया वो गिराया गया 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम रखा गया फैट मैन। लिटिल मैन बॉय एंड फैट मैन, ये 2 नाम थे उन 2 एटम बॉम्ब के। और इसके अंदर तकरीबन 1,30,000 से लेकर 2.5 लाख लोगों तक की डेथ हुई। ओके फ्रेंड्स, और 3 दिन के अंदर कहा जाता है कि 7.5 लाख लोगों की वहां पे जापान में डेथ हुई इन दोनों बॉम्ब की वजह से, लिटिल बॉय एंड फैट मैन की वजह से। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, दुनिया में पहला जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया वो यूएस के द्वारा किया गया 1945 के अंदर, जिसका कोड नेम रखा गया ट्रिनिटी। ट्रिनिटी उसका कोड नेम था उस ऑपरेशन का। इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया पहली बार, वो दोनों बार किया गया, वो पोखरण में किया गया, जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर। ओके, और जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 1974 में किया था। उस न्यूक्लियर टेस्ट का जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा।
तो जो हार्ड क्वेश्चन है न्यूक्लियर से रिलेटेड आ सकते हैं वो यही आ सकता है कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट का जो कोड नेम था वो क्या था, कहाँ हुआ, कौन से किसने उसको हेड किया। ओके, और जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था उसको हेड किया था राजा रमन्ना ने, हेडेड बाय राजा रमन्ना। और जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 के अंदर, उसका नाम था शक्ति 1 और शक्ति 2, जिसको हेड किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, अपना जो एटॉमिक एनर्जी जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, होमी बाबा जहांगीर के नाम पे इनको रखा गया है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग, मैंने अभी आपको बताया नेशनल के बारे में, अब कुछ एक इंटरनेशनल ऐसा एक एजेंसी भी है जो कि दुनिया के अंदर कितने एटॉमिक एनर्जी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कौन सा देश इसको पीसफुल काम में ले रहा है, कौन सा देश बम बनाने के काम में ले रहा है, ये सब देखती है। उसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में। और ये जो आइडिया था ये था डुएंडी ईसनहोवर का, DDE, कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए कि दुनिया के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का ध्यान रखे और उनको ना करने दे मिलिट्री पर्पस के लिए। ये DDE कौन थे? यूएस के प्रेसिडेंट थे। ओके, और ये पहले प्रेसिडेंट थे यूएस के जो कि भारत आए, भारत विजिट किया। अभी तक 7 ही ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो कि भारत आए हैं। उसमें से पहले जो थे वो यही थे, डुएंडी ईसनहोवर। उसके बाद निक्सन आए, उसके बाद जिमी कार्टर आए, ओके, उसके बाद क्लिंटन आए, ओबामा, जॉर्ज बुश आए और ओबामा आए। ओके, तो माफ कीजिएगा 6 ही है, 7 नहीं, 6 ही यूएस प्रेसिडेंट है जो कि अभी तक भारत आए हैं। DDE, निक्सन, जिमी कार्टर, क्लिंटन, जॉर्ज बुश और आखिरी में ओबामा। और अभी जो डायरेक्टर हैं इसके, जो चीफ हैं IAEA के, वो है यूकिहो ओमानो। ओके, ये पर्सन है जो कि अभी इसके हेड है, IAEA के प्रेसिडेंट है। सो फ्रेंड्स, ये थी इंटरनेशनल एजेंसी जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड थी, जो कि मैंने आपको बताई। अब 2 ऐसी मैं आपको ट्रीटी के बारे में बताता हूँ, ग्रुप के बारे में, जो कि दुनिया में बहुत फेमस है, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और जिसमें से क्वेश्चन काफी बार बनता है। तो पहला है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 में बनाई गई और 1970 में इफेक्ट में आई। NPT का एम क्या है कि दुनिया में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट को रोका जाए उन देश के द्वारा जिनके पास नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन से हैं? नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का मतलब है वो 5 कंट्री को छोड़ दिया जाए जिन्होंने 1968 से पहले न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। जिन्होंने 1968 से पहले न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिए थे वो 5 देश थे जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी है। US, UK, चाइना, रशिया और फ्रांस। ये 5 देश को न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी देश हैं वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो इस NPT का मतलब है उन सभी को रोक लिया जाए न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने से। और ये जो टेक्नोलॉजी वो कभी भी मिलिट्री पर्पस के लिए काम में नहीं ली जाए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में ली जाए, सिविल पर्पस के। ओके, ये इसका एम है NPT का। और इसके जो मेंबर है दुनिया में वो 190 कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कौन कौन से 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहा जाता है जिनको। और इसके जो मेंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान। ये 5 ऐसे देश हैं जो कि जिन्होंने NPT साइन नहीं कर रखी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है। जिसमें से इंडिया ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था 1974, 1998 में। पाकिस्तान ने 1998 में किया। और जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने पहले ज्वाइन किया था NPT, लेकिन उसको बाद में छोड़ दिया और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट कर लिया 2006 और 2009 के अंदर। ओके, पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट है AQ खान, मिसाइल साइंटिस्ट थे ये। ओके, कहा जाता है इन्होंने नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ही बदनामी हुई थी पाकिस्तान की कि नॉर्थ कोरिया को इन्होंने टेक्नोलॉजी सबमिट करी, जिसकी वजह से इन्होंने कई सारे पैक्ट भी तोड़े। और इजराइल के बारे में कहा जाता है ये ओपेक है, यानी कि अभी तक इनके पास क्लियर नहीं है
कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया है, या इनके पास कितने एटम बम इस वक्त प्रेजेंट है। ओके, और साउथ सुडान ने अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। इससे रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड एक 6 पार्टी टॉक भी होती है, जिसके अंदर 6 देश पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि है यूएस, जापान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और ये 6 पार्टी टॉक क्यों होती है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर, कि नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो कितना सेफ है। तो दुनिया के 5 बड़े देश इसके अंदर इसको लेके बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं 6 पार्टी टॉक। और एक ईरान भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम के ऊपर भी एक टॉक होती है, जिसको बोलते हैं P5+1। P5 तो वो है जो कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है 5 देश, प्लस एक कौन सा देश है? कनाडा। तो ये 5-6 देश मिलके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी इन्होंने काफी मीटिंग करी है, बातचीत की है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है जो कि न्यूक्लियर से बन सकता है। पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन, अगर कोई हार्डेस्ट बनेगा तो ये जो आपको पेज नजर आ रहा है इसमें से बन सकता है। अब देखते हैं एनएसजी के बारे में, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। मैंने बताया एनपीटी। अब एनपीटी के जो मेंबर होते हैं उन्हीं को एनएसजी की सदस्यता दी गई। एक फ्रांस और एक आदि देश और है जिनको छोड़ दिया जाए, जिन्होंने एनपीटी साइन किए बिना एनएसजी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा इसके ग्रुप के अंदर उन्हीं देशों को सबमिट किया गया है, डाला गया है, जिन्होंने एनपीटी साइन करी है। एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ये ग्रुप में शामिल होने का मतलब है आपको इजीली यूरेनियम की सप्लाई हो जाएगी। बहुत सारे देश हैं आपको जो सिविल, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको यूरेनियम की आपको सप्लाई कर देंगे, अगर आप एक बार न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आ गए हैं तो। ओके, इसके लिए इन्होंने रखा था कि भाई आपको एनपीटी साइन करनी पड़ेगी। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं कर रखी है, इसीलिए इंडिया के एनएसजी की एंट्री में मुश्किलें आई है। अभी लास्ट मीटिंग हुई थी सियोल के अंदर, जिसमें कहा गया कि 48 में से 40 देशों ने भारत को सपोर्ट किया भारत को मेंबर बनाने के लिए, और 8 देशों में से 7 देशों ने कहा कि हम इस पे बातचीत कर सकते हैं, और एक देश ने जिसने इसको अपोज किया वो है चाइना, जिसने टोटली इसको मना कर दिया। इसके वजह से भारत को एनएसजी के अंदर सदस्यता नहीं मिली। मिल जाती तो भारत के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत आसान हो जाता और काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम भारत को मिल जाता। ओके, तो ये जो एनएसजी बनाया गया था वो कब बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? रोकने के लिए उन देशों को, जैसे कि भारत जैसे देशों को जिन्होंने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो ऐसे देशों को रोकने के लिए एनएसजी बनाया गया 1974 में। इसके 48 मेंबर्स हैं, और जो मेंबर नहीं है वो है इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। आपको नॉन मेंबर जरूर ध्यान रखना है एनपीटी और एनएसजी के। ओके फ्रेंड्स, तो ये था अभी तक मैंने आपको जो बताया, ये आपके न्यूक्लियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट था। इससे बाहर न्यूक्लियर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स बताया था इंडिया में। जो इंडिया के टॉप 5 बड़े थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, ये मैं आपको बताता हूँ। यही अगर थर्मल पावर प्लांट में से कोई क्वेश्चन बनता है, हालांकि पावर प्लांट में से क्वेश्चन बनने की 95 पॉसिबिलिटी जो होती है वो न्यूक्लियर में से ही होती है, कोई 5% पॉसिबिलिटी होती है जो कि थर्मल में से आएगा। ओके, इसी 5% को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 5 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बता रहा हूँ भारत के, और उनके स्टेट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे पहला विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर, विंध्याचल। सेकंड, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो कि है गुजरात में। देखिए 2 नाम है मुद्रा से, एक तो मुद्रा है, मुद्रा अल्ट्रा है, दोनों कहाँ है? गुजरात में ही है। ये सेकंड सबसे बड़ा है और मुद्रा अल्ट्रा थर्ड सबसे बड़ा है। ये देखिए मुद्रा पावर स्टेशन कहाँ? गुजरात में। फोर्थ है तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तलचर ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। ये क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार, मैं इसको देखा है मैंने पिछले 10 सालों के पेपर में, कि कई सारे पेपर में कि ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, हालांकि पावर प्लांट में से मैंने आपको बताया थर्मल में से अगर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर 4 क्वेश्चन आए हैं पावर प्लांट में से तो उसमें से एक ही आएगा थर्मल के ऊपर। और वैसे कोरबा थर्मल पावर स्टेशन ये है छत्तीसगढ़ में, और ये भारत का 7वां सबसे बड़ा है। ओके, 5वां और 6ठे का जो नाम है वो है जो एनटीपीसी है उन्हीं के नाम से है, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो है एनटीपीसी जो है वो थर्मल पावर प्लांट ही बनाती है, तो इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको 4 नाम मैंने बताया, और 5वां जो है वो है आपका इंपॉर्टेंट कोरबा थर्मल पावर स्टेशन जो कि है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो फ्रेंड्स, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट था पावर प्लांट के अंदर से भारत के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इतना देख लेंगे तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पावर प्लांट में से। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्जाम में
काफ़ी हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।